नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे चैनल रिसर्चर्स लेंस में। दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने सिलेबस की अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से बाहर निकल के आई है कि लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियोज़ बने और इस तरीके की एक जो इनिशिएटिव मैंने लिया है, उसमें आगे भी काम हो। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, तो वो मैं ला रहा हूँ। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं विद टॉपिक ईआईए। तो एआई की हम अगर बात करते हैं तो सिलेबस जो है एआईए यूनिट 8 में आता है, जो है एनवायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। तो जैसा कि आप वो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि जो एआईए का सिलेबस हमें जो कवर करना है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, ईआईएस, ईएमपी है, एआईए की गाइडलाइन है, मेथोडोलॉजीज़ हैं, फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के प्रोसीजर की रिव्यूइंग है, लाइफ साइकिल एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, एनवायरमेंटल ऑडिट है एंड प्लानिंग हो गया, फिर आईएसओ 14000 हो गया एंड एआई नोटिफ़िकेशन और उसके चेंजेस। देखिए इस हर एक टॉपिक के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास भी इतना ज़्यादा फ़ोकस टाइम नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक की अलग-अलग वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे दिया करूँगा यूट्यूब पे। बाकी टॉपिक्स का मैं आपको स्टडी मटेरियल जो हमारा एक ब्लॉग है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं डाल दिया करूँगा। वहाँ से आप लोग स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हों, तो वो आप फ़ोरम में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा जितना हो ज़्यादा हो सकेगा और आप आपस में जो एक कम्युनिटी हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की है, वहाँ एक-दूसरे के डाउट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हम इसको शुरू करते हैं, तो आज हम जो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ या एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के। तो सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है व्हाट इज़ ईआईए? अब ईआईए क्या है? इसको समझने के लिए इसके नाम में ही समझ में आ जाता है कि एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट का असेसमेंट। अब किस चीज़ से इम्पैक्ट? तो वो है कि कोई भी प्रपोज़ प्रोजेक्ट और एक्शंस, इसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका हम असेसमेंट करेंगे। तो एआईए क्या है? एक तरीके का सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो कोई भी एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट को एक प्रोजेक्ट या फिर एक्शन के उसको असेस करता है और एक हमें एक बेटर इन्फॉर्मेटिव डिसीज़न लेने के लिए हेल्प करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक स्टडी भी कह सकते हैं या एक तरीके का प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो कि किसी भी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के होने से पहले किया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट हो गया उसके बाद ये करा जा रहा है या स्टार्ट कर दिया फिर बीच में ये कर दिया, नहीं। प्रपोज़ जब प्रोजेक्ट होगा तो उसको करने से पहले एआईए की जो तरीके की स्टडी जो है वो की जाती है। एआईए की जो स्टडी की हम बात करते हैं तो इसके बाद जो एआईए स्टडीज़ को हम सबमिट करते हैं टू द गवर्नमेंट और वहाँ से हमें मिलता है एनवायरमेंटल क्लीयरेंस। इस क्लीयरेंस को मिलने के बाद ही जो है प्रोजेक्ट या प्रपोज़ल, एक्शन या कोई भी एक्टिविटी आगे बढ़ जाती है। अब सवाल दूसरा आता है कि क्या सारा किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं, क्या एक्टिविटी हैं जो जिसके लिए हमें एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ईआईई करना पड़ेगा। तो पहला है कोई भी नया प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो कि लिस्ट की गई है शेड्यूल टू नोटिफिकेशन 2006 में। नोटिफिकेशन 2006 जो है वो एआईई नोटिफिकेशन कहा जाता है, जो 1994 में पहली बार एआईई नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद 2006 में उसका अमेंडमेंट आया। तो हमें 2006 नोटिफिकेशन ही पढ़ना है एज़ पर द सिलेबस। 1994 का नहीं पढ़ना है, 2006 नोटिफिकेशन आप कंसीडर करेंगे पूरी तरीके से। तो इसमें जो एक शेड्यूल दिया हुआ है उसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ़ उनके लिए एआईए करना पड़ता है। फिर दूसरा है एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़। कोई भी प्रोजेक्ट है अगर उसको हमें मान लीजिए 100 गज़ के अंदर कोई फैक्ट्री लगी हुई है और उसका ओनर चाहता है, मालिक चाहता है कि वो फैक्ट्री 200 गज़ में हो जाए। तो हाँ, उसके लिए भी एआईए करना पड़ेगा उसको। बिना एआईए वो नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसके पास कोई मशीन है, मान लीजिए साबुन बनाने की कोई मशीन है, वो चाहता है एक एडवांस मशीन लगा देना वहाँ पे, तो उसके लिए भी उसको फिर से एआईए करना पड़ेगा। एंड थर्ड है कि चेंज इन द प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई आदमी जैसे मैंने बताया हाइपोथेटिकली साबुन बेचता है और वो चाहता है कि अब मैं इस फैक्ट्री में शैम्पू ही बनाऊँ, तो अगेन उसको एआईए करना पड़ेगा। तो
फिर उसमें ये भी आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग शेड्यूल बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज। इस रेंज के बाहर अगर जाएगा कोई व्यक्ति, जो शेड्यूल में दिया हुआ है, देन अगेन उसको यही करना पड़ेगा। तो यस, यही जो है वो प्रिवेंट करता है किसी भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी को बिना प्रॉपर ओवरसाइट, उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उनको जाने बिना अप्रूव होने से रोक देता है ये। तो आप इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, तभी ये प्रोजेक्ट इसमें आगे बढ़ता है। अब देखिए इसमें ये जो उसमें बात आती है एनवायरनमेंट की, तो इसमें एनवायरनमेंट एक नैरो फील्ड की तरह नहीं लिया जाता है। एनवायरनमेंट को यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच रखी जाती है। इसमें कंसिडर किया जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये तीनों एनवायरनमेंट को एक साथ होलिस्टिक वे में कंसिडर करके या ये कराया जाता है। तो फिर उसके बाद है कि इसमें एक पर्टिकुलर अटेंशन दी जाती है प्रिवेंटिंग, मिटिगेशन एंड ऑफसेटिंग। यानी कि यही के अंदर ही अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री कहती है हम एक हज़ार्डस वेस्ट रिलीज़ करेंगे, तो उसी में उसे बताना होगा कि उस वेस्ट को फिर वो मिटिगेट कैसे करेगी। मान लीजिए ईटी पे लगाएगी, एसटी पे लगाएगी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसे मिटिगेट करने की, तो वो कंपनी किस तरह करेगी, कैसे करेगी, ये उसको ईआईए के अंदर बताना पड़ेगा। तो एक ये ब्रॉडली मैंने आपको थोड़ा समझाया है ईआईए के बारे में। बाकी आप लोग ये स्लाइड को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं एक बार, और स्टडी मटेरियल ना काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। फिर है कि कौन से प्रोजेक्ट को और किससे क्लियरेंस लेना होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है। तो प्रोजेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो कि है कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर जो ये अब इनको किस बेस पे डिवाइड किया गया है, पहला तो है स्पेशल एक्सटेंट। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट का एरिया कितना है, मान लीजिए एक माइन है, उसमें एरिया वाइज़ डिवाइड कर दिया है उन्होंने। और उसके बाद दूसरा है इम्पैक्ट, किसी का डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, किसी का कम इम्पैक्ट है, उस बेसिस पे भी इस कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी ए का जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनका जो क्लियरेंस है, वो लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये देता है MOEFCC ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ EAC यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट है, वो उसका जो क्लियरेंस देता है वो देता है SEIAA यानी कि स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। अब ये जो है, इसका जो डिसीजन होता है वो किस रिकमेंडेशन पे होता है, SEAC के। अब अगर मान लीजिए किसी स्टेट में SEIAA और SEAC नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट को भी कैटेगरी ए प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा फॉर दैट स्टेट। अगर कोई स्टेट ऐसा है, जैसे मान लीजिए तेलंगाना बना, फॉर हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, तेलंगाना बना उस टाइम वहाँ पर SEIA का गठन नहीं हो पाया, तब तक कोई प्रोजेक्ट वो अप्रूवल चाहते हैं, तो उस समय पे वो प्रोजेक्ट को हम कैटेगरी ए की तरह ट्रीट करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा EAC, SEIA और SEAC क्या है? तो टेंशन नॉट, मैं इस सवाल को भी दूर कर देता हूँ। तो SEIAA जो है वो एक स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, जिसको बनाया गया है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू। इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। जो मेंबर सेक्रेटरी है वो होता है सर्विंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। सर्विंग ऑफिसर मतलब कोई भी सिविल सर्वेंट जो स्टेट के अंदर तैनात होगा, या फिर तो स्टेट के अंदर किसी कैडर में हो रहेगा, उसके स्टेट कैडर में होगा, उसको उसका SEIA का मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाता है। जो अदर 2 मेंबर्स होते हैं 3 में से, वो होते हैं प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट, जो जो फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को, जो अलग-अलग रखी जाती हैं। आमतौर पर ये जो लोग होते हैं रिटायर्ड साइंटिस्ट होते हैं, अपने फील्ड के या EIA के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स जिन्होंने काम किया हुआ होता है अपने टाइम में, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर वगैरह, इन लोगों को इस पोजीशन पे रखा जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। अब इनमें से जो एक मेंबर होगा, जो 2 मेंबर हैं जो रखे जाते हैं, जो कंस्टिट्यूट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इनमें से एक को जो भी एक्सपर्ट होगा EIA पे, उसको चेयरमैन बना दिया जाता है SEIAA का। अब ये जो कमेटी बनी है या 3 लोगों का जो ग्रुप है, ये अकेले इसमें से कोई बंदा डिसीज़न नहीं ले सकता। सारे डिसीज़न जो लिए जाएँगे वो मीटिंग में लिए जाएँगे, और इन लोगों का टर्म जो होगा नॉन ऑफिशिएटिंग मेंबर का
और चेयरमैन का भी, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, माफ़ कीजिएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि जो 2 लोग रखे गए हैं, और चेयरमैन, इनका टर्म जो रहता है वो 3 साल का रहता है। क्योंकि ऑफिशियल मेंबर जो है, यानी कि जो ऑफिसर मेंबर सेक्रेटरी होगा, वो तब तक की सर्विस के हिसाब से उसको रखा जाता है। तो आई होप एसईआईए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ईएसी और एसईएसी की। तो एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटी ये रिकमेंड, और स्टेट एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटी ये रिकमेंड करती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टडी यही लोग करते हैं, और यही लोग एसईआईए या एमओईएफसी, एमओईएफ डबल सी, इसको ये लोग ही रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट का किस तरीके से अप्रूवल दिया जाए, क्या उसमें स्टडीज़ हुई हैं, पूरी रिपोर्ट को यही स्टडी करते हैं, ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं, और जो फाइनेंस क्लीयरेंस मिलता है या अप्रूवल मिलता है, वो मिलता है हमें एसईआईएए के थ्रू या फिर एमओईएफसीसी की। इन द केस ऑफ कैटेगरी ए प्रोजेक्ट एमओईएफसीसी के थ्रू मिलेगा, इन द केस ऑफ कैटेगरी बी प्रोजेक्ट एसईआईए के थ्रू मिलेगा। अब इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल और एक होते हैं एक्सपर्ट्स। प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो अलग-अलग होती हैं। बट येस, दोनों ही अपने फील्ड में जो सफिशिएंट एक्सपीरियंस रखते हैं, और काफ़ी जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, जिनके पास उन्होंने काम किया हुआ है, वो उस कमिटी में आप कह सकते हैं रहते हैं। तो इसमें अलग-अलग एक्सपर्ट्स को रखा जाता है, जैसे एनवायरमेंटल क्वालिटी एक्सपर्ट रहेगा, जो सारे तरीके के मॉनिटरिंग डेटा वगैरह का एनालिसिस करेगा, देखेगा, समझेगा। फिर है सेक्टोरल एक्सपर्ट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी इस प्रोजेक्ट का, मान लीजिए किसी एक टाइप का, टिपिकल टाइप का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का कोई एक्सपर्ट, सेक्टोरल एक्सपर्ट रहेगा, जो ऑपरेशन फैसिलिटीज़, इन सब सेक्टर्स को जानता होगा। फिर है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस एक्सपर्ट, जो पूरे ईएमपी या ईआईए की पूरी तरह नॉलेज रखता होगा, उस व्यक्ति को यहाँ पर फिर रखा जाता है। फिर है रिस्क असेसमेंट एक्सपर्ट, जो रिस्क का असेसमेंट करेगा। फिर है लाइफ साइंस एक्सपर्ट, फ्लोरा फौना मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एक्सपर्ट, जो प्रोजेक्ट अप्रेज़ल में इसके पास एक्सपीरियंस होगा। इनके अलावा भी लगभग ऐसे 15 मेंबर्स को रखा जाता है। अ, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन चेयरपर्सन के पास ये पावर होती है कि मान लीजिए कोई एक स्पेशल टाइप का प्रोजेक्ट आया है ऑयल के लिए, और उसका एक कोई एक्सपर्ट वो रखना चाहते हैं, तो वो चेयरपर्सन उसमें कर सकता है। चेयरपर्सन जो होगा वो अलग, उसके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। जो मैनेजमेंट या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुशल हो, उसी को चेयरपर्सन बनाया जाता है। और चेयरपर्सन एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करता है, या वाइस चेयरमैन जैसे हम कह सकते हैं। जो मान लीजिए अगर चेयरपर्सन उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, इसके अंदर अगर चेयरपर्सन आ नहीं पाया है, तो उसकी जगह वो मीटिंग को प्रिसाइड करता है। कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का बंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता है, जो वहाँ पे एज़ अ सेक्रेटरी काम करता है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ अगेन एक ऑफिशियल मेंबर होगा, ऑफिसर होगा आईएएस कैडर का। फिर है दूसरा, द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ मेंबर जो है वो है 2 साल का या फिर 3 साल का। 2 से 3 साल तक 2 टर्म्स में रखा जाता है, 3 साल का ईच, मतलब कि इसको आप ऐसे समझिए कि 6 साल तक ये लोग रह सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर आपको 1 टर्म हो गया, फिर दूसरे टर्म के लिए मान लीजिए लगा दिया गया, तो मैक्सिमम 6 साल के लिए ये लोग रखे जाते हैं। बट इसमें भी यही है कि कोई भी मेंबर या चेयरपर्सन को विदाउट एनी प्रायर नोटिस या एक्सपायरी के बिना भी हटाया जा सकता है। तो ये है एसईएसी और ईएसी के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करेंगे एम्स ऑफ ईआईए। अब ईआईए के अंदर जो ईआईए का अचीव अचीव करने का जो एम है, वो हम 2 तरीके से उसे एनालाइज़ कर सकते हैं। एक है इमीडिएट एम, एक है लॉन्ग टर्म एम। अब इमीडिएट एम जो है, वो है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक इन्फॉर्मेटिव डिसीज़न लेने के लिए जो ईआईए एक तरीके से हेल्प करता है। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़ का अप्रूवल देना है, ये समझना है कि वो एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट करेगी, तो उसमें ईआईए जो है, वो उन अथॉरिटीज़ के लिए एक ईज़ी अप्रोच रहती है। अब ईआईए को वो स्टडी करते हैं एक वेल डेवलप्ड तरीके से, और फिर उसके बाद वो उसका असेसमेंट करते हैं कि हाँ, कितना रिस्क है उस पर्यावरण प्रोजेक्ट के लिए, एनवायरनमेंट पे कितना इफ़ेक्ट करेगा। तो और उन्हें उस ईआईए के थ्रू एक डिसीज़न लेने में कि हाँ,
अगर एआईए के रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक है, तो हाँ, डिसीज़न वो ले सकते हैं कि हाँ, ठीक है, इसको क्लीयरेंस दे दो। लेकिन अगर रिपोर्ट के हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं हैं, देन दे कैन स्टॉप दैट प्रोजेक्ट। और दूसरा लॉन्ग टर्म एम जो है, वो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना। अब कोई भी प्रोजेक्ट जो कराया जा रहा है या शुरू होने वाला है, वो वहाँ की क्रिटिकल रिसोर्सेज़ पे कितना हार्म कर रहा है। लोग वहाँ जो रह रहे हैं, मान लीजिए कि वहाँ एक जंगल के अंदर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे कम्युनिटी रहती है, उसका विस्थापन या फिर माइग्रेशन वहाँ से करवाना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के होने की वजह से। तो उस पे वो कितना इम्पैक्ट करेगा? क्या वो लोग जो वहाँ से जाएँगे, तो अपनी लाइफ़ में जिस जगह उनको माइग्रेट किया जा रहा है, वहाँ वो उस तरीके से उस सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो वहाँ रहने पे हो रहा था, या उनकी लाइफ़ में कितना इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें स्टडी हो की जाती हैं। तो ये जो चीज़ें समझने के लिए भी लॉन्ग टर्म में जो बहुत बाद में इम्पैक्ट आएँगे, जो तुरंत नहीं दिखते हैं, उसमें भी एआईए एक तरीके से हेल्पफुल साबित होता है। तो ये इसके 2 एम हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एआईए की। एआईए के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस लिए एआईए कराया जा रहा है? तो सबसे पहला तो यही है कि एनवायरनमेंट की जो इसमें डेफिनिशन है, वो बहुत ब्रॉड डेफिनिशन मैंने आपको बताई थी, जो है फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इन तीनों के ऊपर, फिज़िकल एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसको स्टडी करने के लिए एआईए इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं हम एआईए को, और करा भी जाता है। फिर दूसरा है कि जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं एक डिसीज़न मेकिंग में, मान लीजिए एक सरकार अथॉरिटीज़ को डिसीज़न लेना है, इन्फॉर्मेटिव डिसीज़न लिया उन्होंने, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होने वाले हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज़, इसको समझने के लिए भी एआईए बहुत हेल्पफुल है। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एआईए का यही है कि एनवायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। एआईए का मुख्य एम यही है कि जितना कम हो सके एनवायरनमेंट नुकसान पहुँचे, डेवलपमेंट डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट भी इन हैंड ग्रो कर सके। उस पे जो वहाँ पे फ्लोरा फ़ौना है, उस पे कम से कम इम्पैक्ट आए, लोग जो रह रहे हैं उन पे कम से कम इम्पैक्ट आए। देखिए, एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर किसी पे इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है, और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, उस इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए क्या अल्टरनेटिव्स यूज़ किए गए हैं, क्या मिटिगेशन मेजर्स लिए गए हैं, इस चीज़ का स्टडी पूरी तरह एआईए में होता है। और इसके होने के बाद जो इसकी स्टडी की जाती है, जो ईएसी या एसईएसी है, इसको जब फिर वो जब इंश्योर होते हैं कि हाँ, जो मिटिगेशन मेजर्स हैं या अल्टरनेटिव जो लिए गए हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं और ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंज़र्वेशन में हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर में। इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को, तभी अप्रूवल या एनवायरमेंटल क्लीयरेंस का रिकमेंडेशन दिया जाता है, और फिर वो क्लीयरेंस दिया जाता मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इन द स्टेट गवर्नमेंट के केस में जो है SCAI डबल ए। तो धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप मैंने आपको एआईए की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे ऑन दी मेथोडोलॉजीज़ ऑफ एआईए। एआईए में क्या किस तरीके से एआई किया जाता है, क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं, इन सब का हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने का जो फ़ायदा है वो इतना ही है कि जो भी मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ ब्लॉग पे, उसके अलावा एडिशनल पीडीएफ्स और ई-बुक्स हैं जो मैं ब्लॉग पे नहीं डाल सकता ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न्स, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप उनको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा है कि एनवायरमेंटल न्यूज़ जो भी होगी, हफ़्ते भर की या दिन की, वो मैं जो भी मेरे पास आएगी वो मैं आपको पहुँचा दूँगा, ताकि आपका जो एनवायरमेंटल का करंट अफ़ेयर्स है, वो भी तैयार हो जाए। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि वैकेंसीज़ जो एनवायरमेंटल फ़ील्ड की आती हैं अलग-अलग जगह, वो भी मैं आप तक उस चैनल के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा है, हम लोगों ने एक रिसर्चर्स लैंस डिस्कशन फोरम की शुरुआत की है। इट्स अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ आप लोग जॉइन कर सकते हैं और आपस में एक-दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं और एक-दूसरे को हेल्प कर सकते हैं टू लर्न टू ग्रो।
आप इसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो कि कम्युनिटी में दूसरे का आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं, अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए आप इस फ़ोरम से भी जुड़ें। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज़ और अपने डाउट्स को कमेंट में दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स और व्यूज़ मैं पढ़ सकूँ और सॉल्व कर सकूँ। दूसरा है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आने वाली वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं और आप तक पहुँचाएँगे। ये मेरे साथ कई और लोग अगर जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने लेक्चर्स को इस चैनल पे अ, डालें, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होइए और वहाँ मुझे वहाँ आप बताइए कि आप कोई वीडियो डालना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो बिल्कुल आपका वीडियो इस चैनल पे आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।